दोस्तों, हरे भरे पेड़ पौधों की घिरी हुई सड़क अपनी खूबसूरती से रास्ते में चार चांद लगा देती है। लेकिन कभी कभी ऐसी तरह की चीजें इतनी ज्यादा भयानक हो जाती हैं कि उनके ऊपर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 29 साल ड्राइविंग में बिताए हैं, लेकिन कभी भी पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी की काया पूरी तरह से पलट गई। शनिवार की उस रात मैंने मौत का तांडव देखा। कुछ ऐसी चीजों को अपने आसपास एहसास करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। दोस्तों, मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं अपने विजय पाल के साथ ड्राइविंग का काम करता हूँ। ड्राइविंग में मैंने अपने बॉस के नीचे काम किया। हमारा ठेकेदार जो हमें काम बताता था, हमें वही काम करना पड़ता था। एक रात हमें पता चला कि हमें अर्जेंट गोवा में डिलीवरी करने के लिए निकलना है। उसकी एक वजह यह भी थी कि हम गोवा की तरफ कई बार सफर कर चुके थे और हमारे लिए ये काम थोड़ा आसान था, इसलिए शायद बॉस ने हमें ही चुना था। बॉस का भरोसेमंद आदमी होने की वजह से मैं उनको मना नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सर दर्द के साथ साथ मेरी कमर में भी काफी दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी देर मेरा ड्राइविंग का काम विजयपाल संभाल लेगा, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत ट्रक ड्राइविंग करनी आती थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास मैं और मेरा खलासी हम ट्रक लेकर निकल पड़े, क्योंकि रात को ट्रैफिक ना के बराबर होता है। ऐसे में हमारे लिए रास्ता जल्दी जल्दी निकल जाता है। हमें अपनी ट्रक लेकर निकले हुए लगभग 2 से ढाई घंटे बीत चुके थे। हमारी ट्रक रफ्तार से भागती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2 से ढाई घंटे तक लगातार ट्रक चलाने की वजह से अब हल्की हल्की थकावट ने मेरे शरीर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ट्रक को चला पाना अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी विजय पाल की तरफ देखते हुए कहा, भाई, लगता है थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करना होगा। ऐसे में तू एक काम कर, थोड़ी बहुत ट्रक तू चला ले। उस वक्त विजय पाल को भी ट्रक चलाने का बड़ा शौक था, इसलिए मैंने जैसे ही विजय पाल को ट्रक चलाने का ऑफर दिया तो वो तुरंत ही तैयार हो गया और उसने कहा, अरे उस्ताद, अब चिंता मत करो, ट्रक चलाने का काम तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा। बाद में मैं विजय पाल के बगल वाली सीट पर बैठकर आराम से सोने की कोशिश करने लगा और विजय पाल बहुत हल्की रफ्तार से ट्रक चला रहा था। उस टाइम मैंने विजय पाल को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक नया ड्राइवर था। ऐसे में मैंने सोचा कि वो जिस तरह से ट्रक चला रहा था वैसे ही ठीक था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ट्रक कहीं पर रुकी हुई हो और बाहर की ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही हो। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो पाया कि मेरे बगल वाले ड्राइविंग सीट के ऊपर विजय पाल नहीं था। विजय पाल को वहां पर ना पाकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने एक दो बार विजय पाल को आवाज लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है वो फ्रेश होने के लिए बाहर गया हो, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था उसने। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब विजय पाल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तो उसके बाद मैंने अपने बगल का दरवाजा खोला और ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने देखा कि ट्रक से नीचे का माहौल बड़ा ही शांत था। दोनों तरफ जंगल ही जंगल छाया हुआ था और हम इस वक्त एक पहाड़ी इलाके में थे। वैसे तो उस तरफ का रास्ता पूरा पहाड़ी इलाकों से घिरा रहता था, लेकिन अब हम जिस रास्ते में सफर कर रहे थे शायद उससे जंगल वाला घना रास्ता दूसरा नहीं था। मैंने एक बार फिर से अपने खलासी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज वहां चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इतने में ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ को महसूस करके एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे की तरफ घूमते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि ये मेरा खलासी ही था। अपने खलासी को अपने पीछे देखकर मैं थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे भाई, तू पागल है क्या?
कितनी देर से मैं तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। इस पर मेरे खलासी ने बताया कि उसके पेट में बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया था, जिसके चलते उसे जंगल की तरफ फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर मुझे काफी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। उसके बाद मैंने अपने खलासी से कहा, चलो अब हमें जल्दी से निकलना है, जितना जल्दी हो सके डिलीवरी करना है। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वापस से ट्रक के अंदर आकर बैठ गए। अब तक मेरा कलेजा अपनी नॉर्मल रफ्तार में आ चुका था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली दहशत की शुरुआत तो यहां से होने वाली है। हम दोनों ट्रक के अंदर बैठ चुके थे। अभी भी नींद के झटकों ने मुझे परेशान किया हुआ था, इसलिए मैंने अपने खलासी से कहा, भाई एक काम कर, आज की रात तू ही ट्रक को ड्राइव करता रहे, थोड़ी देर के बाद मैं ट्रक चलाना शुरू कर दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने फिर से धीरे से ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उसके बगल वाली सीट पर जाकर थोड़ा आराम कर रहा था। मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने अपने सर को सीट के ऊपर रखा और फिर से अपनी आंख बंद करके सोने लगा। लगभग 2 से 3 मिनट बीतने के बाद अचानक ट्रक ने एक बहुत जोर का झटका खाया। ये झटका इतना जोर का था कि मेरा सर सीट से होता हुआ डिवाइडर से टकरा गया। एक बार के लिए मुझे अपने खलासी पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसको इस तरह डरा हुआ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए उसने अपने हाथ से इशारा किया और मुझे सामने की तरफ देखने को कहा। उसके इशारे के मुताबिक जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने सामने सिर्फ और सिर्फ खाली पड़ी सड़क ही नजर आ रही थी। इसलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? लगता है आज तूने चुपके चुपके 2-3 पैग एक्स्ट्रा लगा लिया है, इसलिए तुझे सड़क के ऊपर भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। तू एक काम कर, ड्राइविंग का सिलसिला छोड़ और मेरे बगल में आकर बैठ जा, वरना आज रात तू मुझे मरवा ही देगा। इतना कहने के बाद मैंने अपने खलासी को बगल वाले सीट पर बैठा दिया और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी भी मेरे खलासी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था जैसे उसने कोई बहुत भयानक दृश्य देख लिया हो। उसके बाद मैंने ट्रक का गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। ताज्जुब की बात तो ये हो रही थी कि जिस तरह से मेरा खलासी ट्रक चलाने से डर रहा था, मुझे उस तरह से एक भी बार डर नहीं लगा और मैंने बहुत ही हल्की हल्की रफ्तार से ट्रक को आगे बढ़ाना जारी रखा। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके ऊपर एक नॉर्मल इंसान का विश्वास कर पाना शायद नामुमकिन हो। मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, ट्रक को आराम से चलाना, ट्रक के नीचे की तरफ कोई आदमी दबा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरी बेचैनी एकदम से बढ़ गई, क्योंकि हो सकता था कि उसने किसी को टक्कर मारी हो और वो ट्रक के नीचे वाले हिस्से में फंस गया हो। उसके बाद मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, अब तूने किसको ठोक दिया यार? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने ट्रक को साइड में रोका और जल्दी से नीचे उतर गया। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी नीचे उतर गया था, लेकिन उसका डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही हमने टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे की तरफ देखने की कोशिश की तो हमें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अब मेरी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर हमने किसी को टक्कर मारी थी तो फिर हमारा फंसना भी कंफर्म था, क्योंकि इस तरह की सड़कों पर काफी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। उसके बाद मैंने अपने खलासी से बड़े ही धैर्य के साथ पूछना शुरू किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब जाकर उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि जब वो ट्रक ड्राइव कर रहा था तो उस सपाट पड़ी सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आई। जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो वो उसे देखकर बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके डरने के लिए इतना काफी था। इससे पहले कि वो ट्रक को काबू कर पाता, ट्रक उस महिला को टक्कर मारकर आगे निकल चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे बताया कि उस महिला के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, तो फिर मैं समझ गया कि इसने जरूर कुछ एक्स्ट्रा पैग लगाया है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। इसलिए मैंने उससे कहा, भाई तू एक काम कर,
तो इस बगल वाली सीट पर बैठा रहे और चुपचाप बैठकर आराम कर। मुझे लगता है तूने सच में ज्यादा ही पी रखी है। अभी मेरी बात खत्म ही हुई थी कि एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी के घुंघरू की आवाज आ रही हो। उस आवाज ने वहां की खामोशी को तोड़ दिया। एक बार के लिए मैं और मेरा खलासी, हम दोनों बुरी तरह से हैरान थे। हमने अपने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, मुझे पता चला है कि यहाँ पर जिन्न का इलाका है। यहाँ पर भयानक जिन्न रहते हैं। मेरे खलासी की इन बेतों की बातों को सुनकर मैंने उसे कहा, अरे भाई, क्यों फालतू की बातें कर रहा है? तूने पी रखी है तो क्या तू मुझे पागल समझ रहा है? इन चीजों पर विश्वास करना तुम्हें बेवकूफ बनाता है। समझ में आई बात? इतना कहकर मैं हंसने लगा और फिर मैंने उसे कहा, हो सकता है चलती हुई ट्रक के पीछे वाली हिस्से में कोई औरत चढ़ गई हो, क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका था कि कई महिलाएं मजबूरी के चलते ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाती थी। मैंने पीछे की तरफ लगे हुए कांच में देखना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे ट्रक के अंदर सामान लदा हुआ था और उसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी देर के बाद उस आवाज का आना एकदम से बंद हो गया। यह सब इतना जल्दी हो रहा था कि कोई भी इनका एहसास करके हैरान हो जाए। तो मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, हमें लगता है हमें ऐसे ही कोई आवाज सुनाई दी है। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने सफर को अंजाम देने लगा। ट्रक की रफ्तार अब फिर से बढ़ने लगी थी और उसके साथ ही मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, क्योंकि हम शिमला के कुछ खूबसूरत जगहों में प्रवेश कर चुके थे। इधर मेरे खलासी का डर लगातार बढ़ रहा था। अब मेरी नींद भी मानो कोसों दूर हो चुकी थी और अब मेरी आंखों में शिमला के उस खूबसूरती के दृश्य थे जिसे देखकर हर कोई उस तरफ मंत्रमुग्ध हो जाए। तभी मेरे खलासी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे उस्ताद जी, देखो सड़क के बीच में कोई है। उसके कहे मुताबिक मैंने फिर से जब सामने की तरफ देखने की कोशिश की तो उसके बाद तो मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि सच में सड़क के बीच में कोई औरत नजर आ रही थी। पहले तो मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने ट्रक की रफ्तार को कम ही नहीं किया था। हालांकि मेरा पांव अभी भी ब्रेक के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रक खुद ही उस औरत को कुचलना चाहती है। लेकिन ना ही तो उस वक्त ट्रक मेरे काबू में था और ना ही ट्रक को ब्रेक लगाने से रोका जा सकता था। दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस वक्त ट्रक से मेरा कंट्रोल पूरी तरह से खराब हो गया था और उसके बाद ट्रक उस महिला के एकदम करीब चली गई। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी आंखों के सामने छाए हुए उस अंधेरे की वजह से सामने की तरफ देख पाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक ट्रक उस महिला को कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी। मुझे एक जोर का धमाका सुनाई दिया। इधर मेरे खलासी की हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। हालांकि वो इस स्थिति का सामना पहले ही कर चुका था, तो ऐसे में वो ज्यादा हैरान नहीं था, लेकिन मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो अब मुझे सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ सुनसान पड़ी सपाट सी सड़क नजर आ रही थी। आजू बाजू में लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई थी। ये एक ऐसा इलाका था जहां से हमारी ट्रक के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं गुजर रहा था। धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव आ रहा था। थोड़ी देर पहले जो मौसम हमें एकदम साफ दिख रहा था, अब वो बादलों से भर गया था। काले काले बादल बड़ी जल्दी आसमान को घेरने में लगे थे। इधर मेरा खलासी और ज्यादा घबरा रहा था। तभी मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद, आप जिस महिला को एक सामान्य औरत समझ रहे हैं, वो कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि हैवानियत की दुनिया की एक जिन्न है जिससे सामना करना हमारे बस में नहीं है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करें यार अब हम? मेरे सवाल का मेरे खलासी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैंने कहा, यार हम यहाँ से ट्रक को निकालने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? मैं एक बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने यहाँ से अपने ट्रक को दोबारा उसी रफ्तार से चलाया तो मुझे बिल्कुल उसी तरह के दृश्य नजर आने वाले हैं जो मैंने अभी अभी देखे हैं।
ऐसे में मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है भाई, हमें क्या करना चाहिए? मेरी बात सुनकर एक बार के लिए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है आज रात के लिए हमें ट्रक को ड्राइव नहीं करना चाहिए और इस इलाके में रुकना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं तिलमिला उठा और उसके ऊपर भड़कते हुए बोला, अरे पागल है क्या भाई? तूने खुद ही अभी अभी बोला कि ये इलाका भूतों का है, यहाँ पर नकारात्मक शक्तियां वास करती है, और अब तू खुद ही बोल रहा है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उस्ताद जी, अभी अभी हमने क्या देखा कि जब हम ट्रक ड्राइव करते हैं तभी वो महिला हमारे सामने नजर आती है। जैसे ही हमारी ट्रक रुक जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाती है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये इलाका भी तो सही नहीं है, हमें किसी भी हालत में इस जगह को पार करना होगा। मुझे पता है यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक बहुत बड़ा ढाबा नजर आएगा। अगर हम किसी भी तरह से उस ढाबे तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर से ये खतरा टल जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट की और ट्रक को फिर से चलाना शुरू कर दिया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो भयानक शक्ति हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मैं इस जगह से सफ़र कर रहा हूँ। मैंने पहले भी रात में कई बार यहाँ पर सफ़र तय किया है, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह की नकारात्मक शक्तियों का एहसास नहीं किया। मैं एक बात जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण ये नकारात्मक शक्ति हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई थी। खैर, धीरे धीरे मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में अभी भी यही चीज चल रही थी कि आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। तभी मैंने अपने खलासी से कहा, अच्छा भाई, तुम एक बात बताओ, जब तुम नीचे उतरे थे तब तुमने किसी भूत जैसी चीज का एहसास किया था या फिर नहीं? इस पर मेरे खलासी ने बताया कि जब वो फ्रेश होने के लिए नीचे उतरा था तो उस घने जंगल में किसी भी ऐसी चीज का एहसास नहीं हुआ उसे, लेकिन वहां एक बोर्ड जरूर लगा हुआ था जिसके ऊपर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वो उसे ठीक से पढ़ नहीं पाया था। उसके बाद मैंने उसकी बातों का नज़रअंदाज किया और फिर एक लंबी सांस लेते हुए ट्रक की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। मेरे दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे पहले कि मैं उस ट्रक को रफ्तार से निकालकर उस ढाबे तक ले जाता, फिर एक बार मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आने लगी। इस बार नज़ारा पूरी तरह से अलग था। इस बार उस औरत की कद काठी मेरे ट्रक से बहुत ज्यादा बड़ी थी। जैसे ही मैंने उस विशाल सी महिला को सड़क के बीचों बीच में खड़ा हुआ देखा तो मेरे पैर थरथरा उठे, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में किया और उस महिला के पास आने से पहले ही ट्रक मेरे कंट्रोल में आ गई। बाद में मैं शीशे से झांकते हुए उस महिला को देखने लगा। मैंने देखा कि उस महिला का शरीर वास्तव में अब तक बहुत भयानक लगने लगा था। इधर मेरा खलासी तो पूरी तरह से डर कर कोने में चिपक कर बैठ गया था। मैं भी उसके इस हालत को देखकर काफी बुरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इसको टक्कर मारना ही मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको टक्कर नहीं मारता तो शायद बदले में हम दोनों मौत के घाट उतर जाते। इसलिए मैंने फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट किया और उसे टक्कर मारने के लिए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। इधर मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, ऐसा मत करो, वरना आगे जो हमारे साथ होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे खलासी के इस बात को सुनकर मैंने उसे कहा, भाई तू चुप बैठ, तेरी वजह से पहले भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ गया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ और कुछ ज्यादा गड़बड़ हो। इतना कहने के बाद मैंने ट्रक की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया और उस महिला के एकदम करीब चला गया। जैसे ही मेरी ट्रक उस महिला के एकदम पास पहुंची तो भी उस महिला की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दूं। इसलिए एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता हूं तो दूसरी तरफ उस महिला की तरफ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी सोच से परे था। मैंने देखा कि अचानक उस स्त्री का घूंघट उसके चेहरे से उतरने लगा और उसके बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा तो सच में मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया।
मैंने देखा कि उस महिला का पूरा चेहरा एकदम नीला था और वो बहुत डरावना लग रहा था। उसके बदन के ऊपर घाव बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। उसके शरीर के ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके उस भयानक अंदाज को देखकर ही मेरी तो हवा निकल गई। इधर मेरा खलासी भी पूरी तरह से घबराया हुआ था। हम दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, देख क्या रहे हो? इसके ऊपर से ट्रक को निकाल दो, वरना ये हम दोनों की यहीं पर कब्र खोद देगी। उसकी बात सुनकर मैंने किसी तरह से ट्रक को स्टार्ट किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने जैसे ही उस महिला को टक्कर मारने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रक उसके आर पार हो गई थी। वहां से थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद हमारी ट्रक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जितना सामान ट्रक के अंदर लदा हुआ था, हमें उससे ज्यादा टेंशन अपनी जान की थी, क्योंकि अब थोड़ी सी दूर आगे जाकर ट्रक बंद हो चुकी थी। और ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है, जब सब कुछ हमारे विपरीत हो तब हमारा साधन भी हमारा साथ छोड़ देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रक एक दो बार झटका खाने के बाद एकदम से बंद हो गई। मैं समझ गया था कि मुसीबतों का पहाड़ अब हमारे सर के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है और हमारे लिए यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता तो दूसरी बार अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रहती। फिर जब मैंने अपने आसपास उस महिला को देखने की कोशिश की तो मुझे ट्रक के कांच के अंदर भी वो महिला नजर नहीं आ रही थी। ये हमारे लिए एक सुकून की बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज अभी भी सता रही थी कि हम उसी एरिया में थे जहां पर भूत प्रेत की ताकत सर चढ़कर बोलती थी और हमारे साथ कभी भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जन्म ले सकती थी। मैं अभी भी एक बात जानना चाहता था कि आखिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारा पीछा क्यों कर रही है। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से कोई भी काली शक्ति हमारे पीछे इस कदर पड़ जाए। मैंने इसके बारे में अपने खलासी से भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। वो भी इस चीज से अनजान था कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस कदर हमारे पीछे पड़ी हो। हम दोनों के लिए अब सारे दरवाजे तो बंद हो चुके थे। ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं होती, और जब सामने देखते तो कोई नजर नहीं आता। अब हमारे पास एक अंतिम रास्ता था, वो था कि हम यहाँ से किसी तरह से निकल जाए और किसी तरह से उस ढाबे तक पहुंच जाए जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैंने यही बात अपने खलासी को बताई तो उसने भी फैसला किया कि अब हमें पैदल ही वहां तक जाना होगा। हम दोनों ने दरवाजा खोला और पहले तो ट्रक को पूरी तरह से लॉक कर दिया और उसके बाद हम दोनों वहां से निकल पड़े। हालांकि पैदल चलना खतरे से खाली तो नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ा। हम उस भयानक रास्ते को पैदल पैदल कदमों से नापते जा रहे थे। हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार रास्ते पर चलते रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि हम दोनों के साथ साथ कोई तीसरा भी है जो हमें फॉलो कर रहा है। हमने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बीच सड़क के ऊपर हमें एक पल्लू नजर आया। शायद वो किसी महिला का पल्लू था, और जब हम उसके करीब गए तो उसके बाद का नजारा हमें अंदर से हिला देने वाला था। हमने देखा कि वहां पर पूरा पल्लू खून से भरा हुआ था और उस पल्लू से थोड़ा ही आगे एक महिला बैठी हुई थी। उसने अपने बालों से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, जिससे वो और ज्यादा भयानक लग रही थी। मैं उसे एक बार के लिए देखता ही रहा। एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि इतनी रात को कोई नॉर्मल महिला सड़क के ऊपर नहीं बैठ सकती। कहीं ना कहीं ये वही महिला थी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ट्रक के सामने खड़ा देखा था। हम दोनों वहां से पीछे भाग तो सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो शायद पीछे हमारे लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता था। ऐसे में हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा था कि हम किसी भी तरह से उस महिला को पार करके वहां से आगे निकले और ढाबे तक पहुंच जाए। वैसे तो मैं 1-1.5 साल पहले यहाँ पर आया था, लेकिन मैं पहले जितनी भी बार यहाँ पर आता तो मुझे अक्सर वो ढाबा देखने को मिलता। ऐसे में मैं इस बात के लिए पक्का था कि वो ढाबा मुझे वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती उस महिला को पार करने की थी।
लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद अपने खलासी को कहा, देख भाई, अब हमें किसी तरह से इस महिला के बगल से निकलना है। इससे पहले कि हम अपने कदम आगे बढ़ा पाते हमें पीछे से आवाज आई, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम दोनों को ये सही सलामत नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही हम दोनों एकदम से पीछे पलट गए। हमें अपने पीछे की तरफ एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी नजर आ रहा था। उस आदमी का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी कोई भिखारी था। और उस आदमी को देखते ही मैंने उससे कहा, लेकिन तुम कौन हो और इतनी रात को इस सड़क पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो एक बार के लिए मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, लेकिन आप लोग नए नए हैं और आपने यहाँ पर आकर जो किया है उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी भी इस चीज से अनजान था कि हमने क्या किया था। फिर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन हमने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से ये जिन्न हमारे पीछे इस कदर गुस्सा हो गई है? तो उस आदमी ने कहा, वो तो तुम अपने इस खलासी से पूछो किसने क्या किया है। उसके बाद मैं अपने खलासी की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने अपने खलासी की आंखों में आंखें मिलाई तो उसने एकदम से कहा, उस्ताद जी, मैं तो सिर्फ फ्रेश होने के लिए गया था। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सोचा और फिर उसने बताया कि जिस जगह पर वो फ्रेश हो रहा था वहां पर एक छोटा सा पत्थर था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। यह सुनते ही सारा मामला मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? तब उस आदमी ने हमें प्यार से समझाते हुए कहा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग उस पत्थर के पास जाओ और वहां पर पानी से धोकर वहां की जगह को फिर से शुद्ध कर दो। और अगर तुम अपनी गलती को मान लेते हो तो शायद ये अन्य जाति का जिन्न शांत हो जाए। मुझे उस आदमी की काफी बातें समझ में नहीं आ रही थी। एक तो मैं ये समझ पाने में नाकाम था कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। और फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमारी बातों को नकार दिया। हमने वहीं से करवट बदली और फिर ट्रक के अंदर पड़ी एक पानी की बोतल को उठाकर वापस से निकल पड़े। हालांकि वहां से गुजरते हुए हमें वहां बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम और कर भी क्या सकते थे। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। डर की वजह से मेरे तो पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और फिर किसी तरह से अपने खलासी के साथ ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो फ्रेश होने के लिए गया था। मुझे अपने खलासी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे जोर से मार देता, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मैं उसे कुछ कह पाने में भी नाकाम था। कुछ देर बाद हम लोग ठीक उसी जगह पर पहुंचे और उस पत्थर के पास जाकर वहां की जगह साफ करने लगे। लगभग आधे से 1 घंटे बीतने के बाद हम दोनों ने घुटने पर बैठकर माफी भी मांगी और शायद ऐसे चीज का वो अंजाम था कि हम वहां से वापस निकलते समय बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। मानो हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। हमें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा। इधर मेरे खलासी के अंदर भी फिर से जान आ गई थी। हम दोनों बहुत ही आराम के साथ ट्रक के पास पहुंच गए और वहां से ट्रक लेकर जाते ही हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। सफर करते हुए मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने हमें ये सब बताया था। जब हम सब लोग वहां वापस पहुंचे तो वो आदमी हमें कहीं भी नजर नहीं आया था। इधर मेरे खलासी के मन में भी शायद वही सवाल चल रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी से पूछा, अरे भाई, तुझे क्या लगता है वो आदमी कौन होगा जो हमें अब दिखाई नहीं दे रहा? इस पर मेरे खलासी ने कहा, पता नहीं उस्ताद जी, लेकिन वो जो भी था हमारे लिए एक अजूबा था जिसने हमारी जान बचाई। मुझे अपने खलासी की बात ठीक लगी। उसके बाद हम वहां से निकल गए। उसके बाद जब हमने इस घटना के बारे में बाकी और लोगों को बताया तो उन्होंने हमें उस आदमी का इतिहास बताया। दोस्तों, अगर आप भी उस आदमी का इतिहास जानना चाहते हैं तो मैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। घंघोर अंधेरे ने अपनी जकड़ से रोशनी को पूरी तरह से ढका हुआ था। उस सड़क पर ट्रक चलाना सच में बहुत मुश्किल काम था। पहले तो मुझे लगा था कि ये सब चीज मेरे लिए बड़ी आसान होगी, लेकिन जब मैंने इनके ऊपर सफर करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ
कि वास्तव में ट्रक चलाना इतना भी आसान नहीं होता है। दोस्तों, मेरा नाम वरुण है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। कभी कभी मुझे ट्रक लेकर अर्जेंटली डिलीवरी के लिए निकलना पड़ता था और आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मुझे ऊपर से ऑर्डर आया और मुझे शिमला की तरफ निकलना पड़ा। यूं तो शिमला अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना जाता है और यहाँ के लोग देश विदेश से सफर करने के लिए पहुंचते हैं। मेरी भी ये तीसरी डिलीवरी थी जब मैं ट्रक में सामान लोड करके शिमला के लिए पहुंचा था। वैसे तो मेरे लिए काम इतना आसान था नहीं, लेकिन मजबूरी के चलते मुझे निकलना पड़ा। रात होते होते जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ टाइम देखा तो अब रात के 12 बज चुके थे। ऊपर से मेरे दोस्त अजय की आंख लग चुकी थी और अब मैं नहीं चाहता था कि मैं उसकी नींद खराब कर दूं। इसलिए मैं अकेला ही थकने के बावजूद ट्रक चलाता रहा। वैसे तो ट्रक चलाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसे में मैं बार बार अपने दोस्त की तरफ देखता और ये सोचता कि काश इसकी नींद खराब हो जाए और ये ट्रक चला सके। लेकिन वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, बिल्कुल उसी तरह लेटा हुआ था जैसे स्टार्टिंग में सोया था। उसके बाद मैंने ट्रक को एक दो बार झटका देने की कोशिश की, तब जाकर कहीं उसकी आंख खुली। और इस बार जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने कहा, अरे भाई, क्या हुआ? ट्रक में झटका क्यों लग रहे हैं? तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई, कितना सोएगा अब? थोड़ी देर मुझे भी तो आराम करने दे यार, और तू ट्रक चला। मैंने उसे इतना कहा ही था कि वो सामने की तरफ देखकर एक बार के लिए जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने सामने की तरफ जोर से चिल्लाना शुरू किया तो मैंने भी सामने देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। इस पर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, अरे पागल है क्या? चिल्ला क्यों रहा है? इस पर उसने कहा, अरे भाई, वो दिख नहीं रहा, वो भयानक सा जानवर। बार बार उसके इशारे करने के बावजूद भी मुझे वहां कोई दिख ही नहीं रहा था। ऐसे में उसने फिर से कहा, अरे भाई, अंधा है क्या? बाद में मैंने सोचा कि शायद आधी नींद में होने की वजह से उसे ऐसा एहसास हो रहा होगा। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई, पागल मैं नहीं, पागल तू है। लगता है तेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुझे ऐसा एहसास हो रहा है। एक काम कर, पानी की बोतल उठा और मुंह धो अभी। उसकी आवाज भी शांत हो चुकी थी। शायद उसे सामने की तरफ नजर आने वाली वो चीज अब दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में वो एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया और उसने पानी की बोतल उठाकर सच में अपना मुंह धोना शुरू कर दिया। फिर जब उसने फिर से सामने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इस पर उसने कहा, भाई, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गया हूं। इस पर मैं उसे बोला, अबे साले, तो किस चीज में थक गया बे? सुबह से तो बस नींद ही लिए जा रहा है और तुझे थकावट हो रही है। मेरी बात सुनकर वो भी हंसते हुए बोला, अरे पता नहीं भाई, लेकिन क्यों अभी भी थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है। वो इतना कहकर वापस सोने ही वाला था कि मैंने ट्रक का ब्रेक लगा दिया और उस ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा। मेरी बात सुनकर पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने ट्रक का स्टीयरिंग अपने हाथ में थाम लिया। वो भी ट्रक को अच्छी तरह चला सकता था। ऐसे में मैं बेपरवाह होकर आराम से सोना चाहता था, लेकिन शिमला की अब उन खूबसूरत जगह ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मेरी आंखों में आने वाली नींद अब हवा में धुआं बनकर उड़ने लगी। शिमला के वो गजब के दृश्य देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए, ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी था। मेरे साथ साथ मेरा दोस्त जो इस वक्त ट्रक चला रहा था, वो भी शिमला की उस खूबसूरती को देखकर एक बार के लिए देखता ही रह गया। फिर मैंने उससे कहा, अरे भाई, नींद तो रोज लेते हैं, आज जरा इस खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लूं। बीच बीच में वो एक दो शायरी बोलकर मुझे मनोरंजन करवा देता। हमारा सफर उम्मीद के मुताबिक एकदम सही चल रहा था। पहले भी मैं शिमला के सफर को अंजाम दे चुका था। ऐसे में मुझे शिमला के काफी इलाकों के बारे में अच्छे से मालूम था। हमारी ट्रक अब रफ्तार से चलते चलते एक सुनसान इलाके में पहुंच गई थी।
वैसे तो शिमला के हर कोने में हमें कुछ ना कुछ लोग भटकते हुए नजर आते, लेकिन वो इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान था। चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और ट्रक की आवाज के अलावा वहां दूसरी आवाज को सुन पाना भी बड़ा मुश्किल था। चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और ट्रक की आवाज के अलावा वहां दूसरी आवाज को सुन पाना भी बड़ा मुश्किल था। इतने में ही मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई, देखना यहाँ कितना सन्नाटा है। उसकी बात सुनकर मैंने भी कहा, हाँ यार, मैं भी पहली बार यहाँ पर इस तरह के सन्नाटे को देख रहा हूँ। वरना मैंने पहले भी शिमला के 2-3 सफर किए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की जगह को नहीं देखा। मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया। हम दोनों उस सुनसान सड़क पर ट्रक को चलाते रहे, लेकिन इतने में ही हम दोनों के हाथ पैरों में अचानक अजीब सी हलचल होने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि अब हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं है। इससे पहले कि मैं अपने दोस्त से कुछ बोल पाता, उसने एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया, और उस वक्त मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं उसे वहीं मार देना चाहता था। ऐसे में मैंने भी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि पहले कांड उसने किया है। इसलिए उसने कहा, अरे भाई, ये जानबूझकर नहीं कर रहा मैं, ये अपने आप हो रहा है। मैं समझ गया कि जो मेरे साथ हो रहा है वही मेरे दोस्त के साथ भी हो रहा है। वैसे तो मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब गाल के ऊपर जोरदार तमाचे लगने लगे तो न जाने क्यों, लेकिन खुद ब खुद ही इन चीजों पर विश्वास होने लगा। इस पर मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई, अब हमें ट्रक को रोक देना चाहिए। अगर हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं है तो हम ट्रक को भी किसी गलत जगह पर ले जाकर ठोक सकते हैं। मेरी बात मेरे दोस्त को भी ठीक लगी, और उसने किसी तरह से ट्रक को अपने काबू में किया और उस सड़क के बगल में रोक दिया। और शायद कोई ऊपरी शक्ति यही चाहती थी कि हम किसी भी हालत में अपने ट्रक से नीचे उतर जाएं, और उस वक्त रास्ते पर सरपट चलने लगे। वैसे तो जब हम सफर करते थे तो हमें सड़क के ऊपर धूल खाती हुई गाड़ियां नजर आती थी, लेकिन आज सड़क एकदम वीरान थी, मानो हम किसी शमशान घाट में पहुंच गए हो। ऊपर से हमारे साथ हो रही अजीब अजीब घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई, ये काम करते हुए मुझे आज न जाने कितने साल बीत गए हैं, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह की अजीब चीजों के ऊपर यकीन नहीं किया, और ना ही इन चीजों को इतने गौर से देखा है। पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे आसपास है। मेरी बात सुनकर मेरे साथ काम करने वाला वो खलासी, या फिर यूं कहूं कि मेरा खास यार, बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो इन चीजों पर यकीन किया करता था। अक्सर एक ब्राह्मण परिवार से होने की वजह से इन चीजों पर विश्वास करना और साथ ही इन चीजों के बारे में जानना उसका काम और धर्म था। ऐसे में उसने कहा, अरे भाई, मुझे मत डरा, मैं पहले से इन चीजों से घबराया रहता हूँ। ऊपर से तो इस तरह की बातें करके मुझे और बुरी तरह से डरा रहा है। इससे पहले कि हमारी बात पूरी हो पाती, हवा के एक झोंके ने उस पूरी सड़क को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि हम दोनों को एक पेड़ पकड़कर खड़ा होना पड़ा। इधर से मेरा दोस्त भी बड़ा घबराया हुआ था, तो एक तरफ से मेरी भी जान निकली जा रही थी। इधर मेरा दोस्त अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद वो किसी मंत्र का जाप कर रहा था। हालांकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके उन गिने चुने मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में थे जहां एक से ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे ऊपर हावी हो सकती थी। जिस रास्ते से हमें अपना ट्रक लेकर निकलना चाहिए था, उस रास्ते पर हम पैदल अपने पैर पटक रहे थे। शायद हमें अपने ट्रक को रास्ते के बीच में रोकने वाली गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमने अपनी जान बचाने के लिए यही रास्ता अपनाना सही समझा। फिर हम अपने ट्रक को वहीं बीच मझधार में छोड़कर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि मैं ये चीज अच्छे से जानता था कि आगे जाने के बाद
मुझे कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा, और वहां पर तो हो सकता है कि लोगों की भीड़ भी हो। बहुत दूर तक अपने कदम पटकने के बाद भी हमें कोई नजर नहीं आया, और इतने में ही मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे की तरफ तो मुझे गहरी खाई दिखाई दे रही है। उसकी ये बात सुनकर जब मैंने सामने और भी गौर से देखा, तो पाया कि सच में सामने एक बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी भी शिमला में इस तरह की जगह को नहीं देखा था। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं शिमला में नहीं बल्कि किसी और पहाड़ी इलाके में आ गया हूँ, जहाँ रास्ते के आजू बाजू में गहरी खाई दिखाई देती हो। मैं अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शिमला में तो इस तरह की कोई खाई नजर ही नहीं आती। मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम दोनों इधर उधर देखते, लेकिन अब हमें कोई भी दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और इतने में ही अचानक बारिश के कुछ बूंदों ने हमारे मुसीबत में बढ़ावा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बारिश की छोटी छोटी बूंदें अब मोटी मोटी बूंद में तब्दील हो गई, और ऐसे में हमारे लिए मुसीबत और बढ़ गई। हम फिर से भागते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचे और वहीं आसपास कोई मकान ढूंढने की कोशिश करने लगे। हमें उम्मीद थी कि यहाँ आसपास घूमने पर हमें कोई ना कोई मकान तो मिल ही जाएगा, लेकिन सच कहूं तो वो रास्ता इतना ज्यादा वीरान था कि वहां हमें किसी जानवर के भी होने का एहसास नहीं हो रहा था। तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई, वो देख, वो गली कहाँ गुजरती है। जैसे ही उसके हाथ के इशारे की तरफ मैंने देखा, तो पाया कि वहां एक छोटी सी गली गुजरती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उस गली से कोई आदमी ही जा सकता है। ऐसे में हमने एक बार कोशिश की कि हम उस घास के अंदर से उस गली में जाने की कोशिश करें। हालांकि अब तक बारिश और ज्यादा तेज हो चुकी थी। हम अभी एक पेड़ के नीचे खड़े थे, मगर फिर हमने किसी तरह से अपने कदम पटकते हुए उस गली की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैं एक चीज तो साफ साफ देख सकता था कि वो गली किसी मकान की तरफ ही जाती थी, क्योंकि उस तरह की गली अक्सर किसी मकान के लिए बनी होती थी। उस पगडंडी पर चलते हुए मेरा दोस्त अभी भी थोड़ा घबरा तो रहा था, लेकिन हमें अंदर से थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद हम किसी तरह किसी मकान के पास पहुंच जाएं और वहां हमारी जान बच जाए। बारिश के कुछ बूंदों को अपने शरीर पर टपकाते हुए हम दोनों एक पुराने से खंडहर की तरह दिखने वाले मकान के पास पहुंच गए। हमें लगा कि इस मकान के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पुराना मकान है और टूट चुका है। लेकिन तभी हमें उस मकान के अंदर कोई बैठा हुआ नजर आया। वहां हल्की सी लालटेन की रोशनी भी जल रही थी। ऐसे में एक बार फिर से उम्मीद का दिया फड़फड़ाने लगा। फिर मैं और मेरा दोस्त उस मकान के एकदम पास पहुंचे। तब जाकर हमने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और वहां पर हुक्का पी रहा था। उस आदमी को अपने सामने देखकर मैं और मेरे दोस्त जल्दी से उसके पास पहुंचे और उससे अंदर आने की विनती करने लगे। उसने भी हमें हाथ से इशारा किया और अंदर बुला लिया। हम दोनों भी जल्दी से उस मकान के अंदर पहुंचे। अंदर से उस मकान को देखकर हम चौंक गए। हमने नहीं सोचा था कि बाहर से इस तरह खंडहर की तरह दिखने वाला मकान अंदर से इतना आलीशान नजर आ सकता है। उस मकान के अंदर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी और दिखने में वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। सच कहूं तो वो मकान किसी स्टूडियो की लाइट से कम नहीं था। बाद में मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे दादाजी, बाहर से देखने पर तो आपका ये मकान बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अंदर से तो सच में पूरी काया पलट जाती है। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने अपना हुक्का पीना शुरू कर दिया। उसने हमसे एक बार भी बात करना सही नहीं समझा और वो अपने ही मजे में हुक्का पीने में लगा हुआ था। फिर एक बार हमने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की और कहा, अरे भाई साहब, हम आपसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसने एक बार फिर से हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने में ही हमें ऐसा लगा जैसे कि वहां किसी ने जोर से लकड़ियां पटक दी हो। सिर्फ 2 मिनट के बाद हमें ऐसा भी एहसास हो रहा था कि मानो कोई खाना पका रहा हो। इस खाने की सुगंध इतनी शानदार थी कि इसे सूंघने के बाद हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। इधर मेरे दोस्त ने कहा,
लगता है उनके घर में कोई अच्छा खाना बन रहा है। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई, ये कोई टाइम है खाने का? अभी देख क्या टाइम हो रहा है। जब हमने टाइम देखा तो अब तक रात के 1:30 बज रहे थे, और रात के 1:30 बजे आखिर कौन खाना बनाता है? इसलिए मैं और मेरा दोस्त दोनों ही थोड़ा हैरान थे। फिर उस आदमी ने हल्की सी आवाज में कहा, मैं रात को 1 बजे ही खाना खाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों उसकी तरफ देखते ही रह गए, क्योंकि ये पहली बार था जब उस आदमी ने हमारी तरफ देखकर कुछ बोला था। उस आदमी की बात सुनकर हमने कहा, अरे भाई साहब, ये कौन सा टाइम होता है खाना खाने का? लेकिन फिर उसने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया। इतने में ही एक आवाज आई। वो आवाज हम दोनों को डराने के लिए काफी थी, क्योंकि ये आवाज उस मकान के बिल्कुल अंदर से आई थी। थोड़ी देर के लिए तो उस आवाज को सुनकर मेरा शरीर कांप सा उठा था, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को शांत किया और उस आवाज की दिशा में ही देखने लगा। लेकिन अभी भी हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद एक औरत उस छोटी सी रसोई के अंदर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक थाली थी। जितनी उसकी आवाज डरावनी थी, उससे कई ज्यादा उसकी शक्ल डरावनी थी। उसे देखकर ही मैं और मेरा दोस्त बुरी तरह से घबरा गए। फिर वो उस बूढ़े आदमी के पास पहुंची और उसके सामने थाली को रख दिया। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, इन दोनों के लिए भी एक एक इंसानी मांस की थाली लगा दो। ये सुनते ही हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, मानो हमारे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई हो। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन एक तरफ मेरे दोस्त की फटी पड़ी थी, तो दूसरी तरफ मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस जगह से टस से मस हो सकूं। थोड़ी ही देर के बाद वो छोटी सी महिला एक बार फिर से एक थाली परोसकर हमारे सामने लेकर आ गई। जैसे ही हमने उस थाली के अंदर देखा तो पाया कि उसके अंदर नॉर्मल दाल चावल ही थे। पहले तो शिमला के उस इलाके में दाल चावल को देखकर मैं थोड़ा हैरान था। फिर उस बूढ़ी महिला ने कहा, बड़े प्यार से खाना परोसा है, अगर पूरा खाना खत्म नहीं किया तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत भयानक होगा। उसकी बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त बिना कुछ सोचे समझे थाली को अपने सामने रखकर उसके अंदर हाथ घुमाने लगे। जैसे ही मैंने पहली बार उस खाने को हाथ लगाया तो वो खाना अब दाल चावल की जगह इंसानी मांस और हड्डियों में तब्दील हो गया। मुझे उस खाने में एक आदमी की कटी हुई छोटी छोटी हाथ की उंगलियां नजर आ रही थी। मुझे उल्टी करवाने के लिए बस इतना ही काफी था। ये देखते ही मैं जोर जोर से उबाक लेने लगा। इधर मेरा दोस्त मुझे देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। उसने तुरंत ही झटके से थाली को उठाया और उसे घर से बाहर फेंक दिया, और इतना होते ही वो बूढ़ी महिला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस भयानक महिला के मुंह से निकले हुए वो चिल्लाने के शब्द बहुत ही ज्यादा भयानक थे। न जाने उसने अपनी चिल्लाती हुई आवाज में हमें क्या क्या कह दिया। हम इतना तो समझ गए थे कि हम दोनों मौत के मंजर में फंस गए हैं, जहां से निकलना हम दोनों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई एक काम कर, जल्दी से दरवाजा खोल और यहाँ से निकल। मेरे दोस्त ने ऐसा ही किया, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने का ट्राई किया तो दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में आ गया। ऊपर से वो मकान चारों तरफ से बंद था, तो ऐसे में कोई दूसरा ऐसा जगह नहीं था जहां से मैं और मेरा दोस्त इस भयानक जगह से बाहर निकल सके। इसलिए मेरा दोस्त अब थक चुका था, उसने भी हिम्मत छोड़ दी थी। मगर फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर उस दरवाजे के ऊपर जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। उस टाइम पर हमें जो भी दिखाई दे रहा था हम उसी चीज पर अटैक कर देते। इधर वो बुढ़ी और बुढ़ा आदमी हम दोनों का ये करतब देखने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मूवी का सीन देख रहे हो। हम दोनों यहाँ बुरी तरह से तड़प रहे थे, तो उन दोनों को ये सब चीज बस मजाक लग रहा था। अब तक तो हम उन दोनों को नॉर्मल इंसान समझ रहे थे, लेकिन अब की बार जब मैंने फिर से उस बूढ़ी और उस बूढ़े आदमी पर ध्यान दिया तो देखा कि इस बार वो बुढ़ा आदमी हवा में लटक रहा था
उसके हाथ के नाखून अब लंबे लंबे हो चुके थे। उसके दांत किसी हैवान की तरह लग रहे थे। उसके जबड़ों के अंदर बड़े बड़े छेद बने हुए थे, जिनके अंदर से मधुमक्खियां घुस रही थी। उधर उस महिला का भी यही हाल था। वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर भयानक झुर्रियां पड़ चुकी थी और उसके हाथों के नाखून बिल्कुल उसी बूढ़े आदमी की तरह नजर आ रहे थे, जो कभी भी हमारे सीने को आर पार हो सकते थे। मेरा दोस्त अभी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मैंने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया हुआ था, लेकिन हम दोनों की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। बहुत देर तक कोशिश करने के बावजूद भी हम उस दरवाजे को नहीं खोल पाए। आखिर में मेरे दोस्त ने कहा, भाई खिड़की पर जोर से मार। मैंने देखा कि वहां एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, जिसके ऊपर शायद पुराने जमाने की कोई जाली थी। शायद उसी जाली की वजह से हम दोनों उस घर से बाहर निकल सकते थे। हमने ठीक वैसा ही किया। मैंने जोर जोर से उस जाली के ऊपर लात मारना शुरू कर दिया और अब की बार हमारे हाथ पैरों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया और किसी तरह से किस्मत के भरोसे हमने जाली को एकदम से तोड़ दिया। तो उसके साथ ही मेरी जान में जान आई। इधर मेरे दोस्त को भी अब सांस में सांस आ रहा था। किसी तरह से हम दोनों उस मकान से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमें सुकून तो मिल रहा था, लेकिन हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते थे कि यह रास्ता जितना भयानक है, उससे कई ज्यादा भयानक यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि बाहर निकलते निकलते न जाने हम किन किन ऊपरी शक्तियों से सामना कर लेंगे, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। और फिर ऐसे में आखिर में हमने फैसला लिया कि हम किसी भी तरह से इस जगह से बाहर निकल कर ही रहेंगे। उसके बाद मेरा दोस्त मेरे आगे आगे चलने लगा। हालांकि मैं इस रास्ते को अच्छे से जानता था कि किधर से जाना है। इस रास्ते से मैं पहले भी गुजर चुका था, लेकिन कुछ ही सालों में ये रास्ता इतना ज्यादा बदल जाएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे मैं उस हल्के पुल के इलाके में छाए हुए पेड़ों को देख रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर मैं किस रास्ते से यहाँ आया हूँ। पहले भी मैं इस रास्ते से गुजरा हुआ था, लेकिन इस टाइम पर यह रास्ता काफी बदला हुआ लग रहा था। यूं ही पैदल चलते चलते मुझे अचानक ख्याल आया कि कहीं वो बुढ़ा भूत और वो हैवान महिला हमारे पीछे तो नहीं आ रहे। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि वो दोनों सिर्फ घर के अंदर ही हम दोनों को चोट पहुंचा सकते थे। घर से बाहर निकलने के बाद हम दोनों काफी सेफ थे। हालांकि बार बार जब मैं उनको याद करता तो मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो नजारा अभी भी मेरी आंखों के सामने मंडरा रहा हो। इसी बीच मेरा दोस्त मुझसे आगे चलते चलते पेड़ों के पत्ते के ऊपर पहुंच गया। वो जैसे ही उन पेड़ों के पत्तों के जस्ट ऊपर पहुंचा तो अचानक नीचे से कुछ काले काले हाथ निकलने लगे। जमीन को उखाड़ कर निकले हुए वो हाथ बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने मेरे दोस्त के पैरों को एकदम से जकड़ लिया और उसे जमीन के अंदर खींचने लगे। ऐसा लग रहा था कि ये जमीन मेरे दोस्त को अपने अंदर ही समा लेगी, लेकिन मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और फिर अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। हालांकि अब तक वो उन पत्तों के एकदम बीच में नहीं गया था। शायद यही वजह थी कि मैं उसे पकड़कर खींच पाने में सक्षम था। मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उन हाथों की ताकत के सामने मैं कमजोर पड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेरे दोस्त को अंदर खींचते जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने दोस्त को यहीं पर खो दूंगा, लेकिन तभी नीचे से मेरे पैरों को भी किसी ने एकदम से जकड़ लिया। इस वजह से मेरा शरीर भी अब जमीन के अंदर धंसने लगा। मैंने अपनी ओर से पूरी ताकत तो लगाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से वो हाथ मुझे किसी दलदल के अंदर घसीट रहा है, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर मेरा दोस्त भी अब लगभग आधा उस जमीन के अंदर फंस गया था और मेरा शरीर भी उस जमीन के अंदर समा चुका था। इसी बीच मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ने फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर
फिर से एक दूसरे को खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन हाथों ने भी हमें अंदर की तरफ खींचना बंद कर दिया था। अब वो सब एकदम से नॉर्मल होने लगा। हालांकि हम उस जमीन के अंदर फंसे हुए थे। तभी हमारी नजर हमारे बगल में पड़ी 2-3 गर्दन पर पड़ी। हमने देखा कि वहां पर 2-3 लोगों की कटी हुई गर्दन पड़ी थी। उनको देखते ही हम समझ गए कि यहाँ के लोग पहले इंसान को जमीन के अंदर गाड़ते हैं और उसके बाद उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। मुझे ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है यार। थोड़ी ही देर के बाद हम दोनों की गर्दन को भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मेरी बात सुनते ही मेरी दोस्त की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बड़ी हैरानी के साथ मेरी ओर देखने लगा। फिर हमें ऐसा लगा जैसे कि उस सुनसान जमीन के ऊपर कोई कदम पटकते हुए हमारी तरफ आ रहा है। जैसे जैसे मुझे ये कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसकी हाइट 8 फीट की थी। दिखने में तो एकदम हट्टा कट्टा लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो सारा मामला मुझे समझ में आ गया। दरअसल उसका चेहरा बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह था जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। हम समझ गए कि यह भी एक शैतान ही है जो हमारी मौत के लिए यहाँ आया है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो यमराज का दूसरा रूप था। लेकिन इससे पहले कि हमारे साथ कोई अनहोनी होती, अचानक एक ट्रक की हेडलाइट ने हम दोनों के मन में जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद डाल दी। हमने देखा कि उस रास्ते से एक ट्रक गुजर रही थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही ट्रक की रोशनी हमारी तरफ आई तो वो हैवान वहां से एकदम से गायब हो गया। इस चीज का एहसास करके अब हमारे अंदर उम्मीद का एक नया दिया जलने लगा। किसी तरह से हमने उस ट्रक वाले को अपनी तरफ आने का इशारा किया। 1-2 बार तो उसने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता नहीं हमारी किस्मत को क्या मंजूर हुआ कि वो ट्रक सीधा हमारे बगल में आकर ही रुक गई। मुझे तो लगा था कि वो ट्रक वाला वहां से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ट्रक सीधा हमारे पास आई और ट्रक वहां आकर रुक गई। ट्रक के रुकते ही मैंने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब, हमारी मदद करो। फिर वो ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी जल्दी से नीचे उतरकर हमारे पास पहुंचे। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। किसी तरह से उसने हमें खींचा और उसे जमीन से बाहर निकाला। ताज्जुब की बात तो ये थी कि हमारे शरीर में कहीं मिट्टी तक नहीं लगी थी, लेकिन इसके बावजूद हम उस जमीन के अंदर धंस गए थे। कहने को तो वो हमें एक दलदल की तरह लग रहा था, लेकिन वो दलदल नहीं था। उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, भाई साहब, ये इलाका सही नहीं है, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। इस पर मैंने उस ट्रक ड्राइवर को पूरी बात बताई तो उसने कहा, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आगे तक का सफर तय कर सकते हैं। वैसे तो मुझे उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर उतना विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि अब मैं इसके साथ ही आगे का सफर तय करूंगा। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे अपनी जिंदगी में एक नई जिंदगी मिली थी, जहां मैं मरकर वापस जिंदा हो चुका था। हो सकता था कि उस रात हम दोनों की गर्दन भी धड़ से अलग हो जाती, लेकिन उस आदमी ने हमें एक ऐसी जगह से बचाया जहां से जान बचा पाना शायद नामुमकिन हो। वहां से गुजरने के बाद मैंने उस आदमी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हालांकि उसका कहना था कि शिमला के इस रास्ते से सफर करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नों की बस्ती है। अलग अलग तरह के जिन यहाँ पर अपनी दास्तानों से लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे में हमें संभल कर निकलना चाहिए। उसके बाद सुबह होते ही मैं अपना ट्रक लेने के लिए निकल गया और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन मैं दोबारा कभी भी शिमला के उस रास्ते से नहीं गुजरा।